Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is soil. Tickle your brain to answer. Soil is home to many animals. Name a few animals which live in soil. तो आपकी जो मिट्टी होती है, soil होता है, उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं. You have to name a few. Why do earthworms come out of the soil during rainy season? जिस टाइम पे बारिश होती है, मिट्टी से जो earthworms होते हैं वो बाहर क्यों निकल आते हैं? Let's find out in this chapter. The soft surface and the uppermost layer of Earth's crust is soil. जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, सॉफ्ट होती है, उसको सॉइल कहते हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड, पेबल्स, माइक्रोब्स एंड ह्यूमस. सॉइल इज वन ऑफ अर्थ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. तो आपकी जो सॉइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर अर्थ की फॉर्म करती है, सॉफ्ट होती है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स आपके पेबल्स के भी होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, क्ले होती है, सैंड होती है, माइक्रोब्स होते हैं एंड हमस. हमस आपके जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उसे कहा जाता है, जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इन ऑल दीज मैनर्स सॉइल इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो ये जो आपको सॉइल दिखाई देता है, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं है, इसकी भी फॉर्मेशन की स्टेजेस हैं. The formation of soil takes place over hundreds and thousands of years. तो हजारों साल लग जाते हैं सॉइल की 1 सेंटीमीटर जितनी जो आपकी इतनी सी जो लेयर होती है सॉइल की, उसको फॉर्म होने में भी हजारों साल लग जाते हैं. Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. So the hard rocks present on the surface of the earth are heated up by the sun and cooled down by rain and wind. तो आपका ये जो weathering होता है rocks का and minerals का, रॉक्स हीट अप होते हैं, ब्रेक होते हैं, बारिश होती है, सेटल डाउन हो जाते हैं. तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस आपका वेदरिंग चलती रहती है मिनरल्स की एंड रॉक्स की, उसकी वजह से आपके सॉइल्स फॉर्म होते हैं. ड्यू टू दिस कांस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग दे डेवलप cracks. With the passage of time and continuous action of wind, water and temperature, these cracks get bigger and bigger. तो आपका यही जो हीट अप होता है, फिर तुरंत ही बारिश की वजह से कूल डाउन हो जाता है, तो आपकी बड़े बड़े रॉक्स के स्ट्रक्चर में ब्रेक्स आना शुरू हो जाते हैं. जैसे ही ये ब्रेक्स आते हैं, फिर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो ये गैप धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं. As a result, the rocks break up into small pieces. और इन्हीं बहुत ज्यादा हीट अप, कूल डाउन, ब्रेकिंग की वजह से, क्रैक्स आने की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से धीरे धीरे ये जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. They are then carried away by wind and water. When these pieces of rocks rub against each other, they further break into very tiny particles, forming pebbles, gravels, and finally sand. This sand gets mixed with humus and forms soil. तो धीरे धीरे ये आपके जो रॉक्स ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे पीसेस में आते हैं, उसके बाद फर्दर ये एक दूसरे के साथ रब हो के बिल्कुल छोटे छोटे पेबल्स में फॉर्म हो जाते हैं, पेबल्स में फॉर्म होते हैं, ग्रेवल्स बनते हैं, और फाइनली और भी ज्यादा वेदरिंग होती है, फिर ये सैंड बन जाता है. यही सैंड, यही मिट्टी जब आपकी हमस और आपके अलग अलग पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होती है तो सॉइल का फॉर्मेशन करती है. तो इनिशियल स्टेज पे आपके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, अलग अलग वेदर फैक्टर्स की वजह से होते 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 हजारों साल लग जाते हैं इनको सॉइल बनने में. लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स. तो इस सॉइल फॉर्मेशन के बाद भी सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे पहला है टॉप सॉइल. The uppermost layer of the soil is called top soil. ये जो soil की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे top soil कहा जाता है. The top soil is made up of small soil particles and contains microbes and humus. It is soft and is capable of holding water. It contains many minerals. Roots of grass and other small plants grow in it. तो आपकी ये जो top soil होती है, इसमें आपके सबसे ज्यादा minerals और humus present होते हैं, जो आपकी plants की growth के लिए बहुत ज्यादा important होते हैं. Apart from it, जितने भी आपका water retention capacity होती है, सबसे ज्यादा top soil में ही पाई जाती है. Second, subsoil.
The layer of the soil that lies below the top soil is called as the subsoil. बिल्कुल आपकी top soil के बाद जो layer आती है वो आपकी subsoil की layer होती है. The subsoil is made up of particles that are larger. This layer contains less humus and can retain less water. It has more pebbles. ये जो आपकी सेकेंड लेयर होती है, सब सॉइल की लेयर होती है, इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं, टॉप सॉइल की कंपैरिजन में बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे नेचुरली आपका वाटर ज्यादा नहीं रह पाता है और ना ही इसमें ज्यादा हमस होता है. नो इट टू. A fully functioning soil reduces the risk of floods and protects underground water supplies by neutralizing or filtering out potential pollutants and storing as much as 3,750 tons of water per hectare. तो आपका जो प्रॉपरली फंक्शनिंग सॉइल होता है, अच्छी क्वालिटी का सॉइल होता है, वो आपकी फ्लड्स को प्रिवेंट करता है, प्लस आपकी जितना भी गंदा पानी होता है उसको भी ये प्योरीफाई करने में हेल्प करता है. The roots of only big plants grow in the subsoil. जितनी भी आपके बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रास आपका छोटा प्लांट होता है, छोटा सा होता है, तो वो आपका टॉप सॉइल पे फॉर्म होता है. लेकिन जो आपके थोड़े बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं या कुछ ट्रीज होते हैं, वो आपके उनके रूट्स आपके सब सॉइल तक भी पहुंच जाते हैं. नंबर 3, बेडरॉक. This layer lies under the subsoil. It contains large pieces of rocks and holds very little water. Roots of very few plants reach this layer. फिर आपका bedrock आ जाता है, ये आपकी subsoil की नीचे वाली लेयरिंग होती है. बड़े बड़े पीसेस होते हैं इसमें रॉक्स के और बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स यहाँ तक पहुंच पाते हैं. जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपकी टॉप सॉइल है, फिर ये आपकी सब सॉइल आ जाती है और नीचे आपका बेड रॉक वाला है जहां पे आपके मोस्टली रॉक्स ही होते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल वेरीज इन कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन. तो आपका जो सॉइल होता है उसका कलर भी कुछ कुछ सॉइल्स का अलग होता है, टेक्सचर भी आपको अलग देखने को मिलेगा, प्लस कॉम्पोजिशन यानी कि उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी डिफर करते हैं. There are 3 types of soil: sandy, clay and loamy. सबसे पहला आपका टाइप आ जाता है sandy. It consists of big sand particles. It is dry and light. It does not hold much water. No plants grow in such soil. तो आपका जो sandy soil होता है, ये आपके बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स इसमें होते हैं, ड्राई होता है, लाइट होता है और इसमें ज्यादा पानी भी रिटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस टाइप के आपके सॉइल में, जो सैंडी सॉइल होता है, उसमें आपका कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा. जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये आपका सैंडी सॉइल है, इसमें आपका कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता. देन कम्स योर क्लेई सॉइल. It is composed of very fine particles. It is sticky in nature and can hold a lot of water. तो क्ले जो होता है बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एक साथ स्टिक हुए हुए रहते हैं और इसमें आपका बहुत सारा पानी एक बार में होल्ड ये कर सकता है. Plants do not grow well in this soil as the roots cannot breathe in water-logged soil. अब क्योंकि इस टाइप के आपके सैंड या सॉइल में बहुत ही ज्यादा से प्रॉक्सिमिटी होती है, क्लोजनेस होती है, तो इसमें आपके प्लांट्स इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर किसी पार्टिकल में आपका पानी लॉग हुआ रहता है, क्लॉग्ड रहता है, तो इसकी वजह से प्लांट सांस नहीं ले पाते हैं. देन कम्स योर लोम सॉइल. It is a mixture of sand and clay. It can hold air and water. It contains humus. It is the best soil for growth of plants. फिर आपका loamy soil आ जाता है. ये जो आपका होता है, it is a mixture of sand and clay और ये आपका पानी भी retain कर सकता है. Loamy जो आपका soil होता है, it is best suited for growing plants. Living organisms in the soil. आपके सॉइल में बहुत सारी टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. Many living organisms like plants, animals and microbes live in the soil. Soil is the home for some animals. Some animals like rats, rabbits, snakes make burrow and hole in soil to live in. तो आपके जो सॉइल होते हैं उसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स जैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. Along with these आपके जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, रैट्स होते हैं, रैबिट्स, स्नेक्स, ये बरोज और होल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं अपने रहने के लिए. जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये आपका बरो का एग्जाम्पल है जिसमें आपके रैबिट्स रहते हैं.
Roundworms, centipedes, earthworms also live in soil. These animals mix the dead plants and animals into the soil and make the soil fertile. Plants grow well in fertile soil. अब इन्हीं में आपके छोटे छोटे वर्म्स भी रहते हैं. वर्म्स जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपके वर्म्स होते हैं ये आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है उनको मिक्स अप करके एक हमस की फॉर्म में बना देते हैं, विच मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल एंड फिट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो देयर. सॉइल इरोजन. Soil erosion is a naturally occurring process which takes place mainly due to action of natural agents such as wind, water, gravity when soil moves down mountains due to gravity. Soil erosion can also be caused by living organisms such as burrowing animals and humans. तो आपका जो सॉइल इरोजन होता है यूजुअली आपका नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपका बड़े बड़े जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं जैसे आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, ये बहुत सारे सैंड को अपने साथ एक साथ नीचे लेकर जाते हैं. तो यही जो मूवमेंट होता है माउंटेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है पानी की वजह से, हवा की वजह से. टॉप लेयर जो होती है माउंटेन्स की उससे आपका सैंड पार्टिकल्स या सॉइल एक साथ नीचे आने लग जाते हैं. कभी कभी ये ऑर्गेनिजम्स या फिर ह्यूमंस की छेड़छाड़ की वजह से भी होता है. जैसे अगर बाई चांस आपके रैबिट्स ने, रैट्स ने एक जगह पे बहुत सारे बरोज बना लिए तो वहां पर भी आपका सॉइल इरोजन देखने को मिल सकता है. नो इट 2. 5 tons of topsoil spread over an acre is only as thick as a dime. तो आपका डाइम एक सब्सटेंस होता है. आपके 5 tons of topsoil जो होता है जो किसी एक एकड़ ऑफ लैंड में फैला हुआ होता है वो बिल्कुल डाइम के जितना ही थिक होता है. Soil scientists have identified over 70,000 kinds of soil in the United States. तो आपके कुछ सॉइल साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीबन 70,000 से भी ज्यादा टाइप के सॉइल्स को आइडेंटिफाई करा है. Wind and water carry soil from one place to the other. During this process, the top layer of the soil, which is rich in humus and thus very fertile, is blown or washed away with the wind or water, respectively. तो आपके जो wind होते हैं, water होता है, ये carrying agents होते हैं. तो ये आपका जब भी बहुत ज़्यादा high intensity के साथ move करते हैं, तो soil की top layer जो होती है, जो top soil होता है, जिसमें आपका humus होता है, जो आपके soil को fertile बना देता है, उसको साथ में लेके चला जाता है. तो आपका ये बहुत ज्यादा कैरिंग एजेंट्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन. Thus we can define soil erosion as the removal of the fertile top soil by the action of water and wind. तो आपका यही फिनोमेना जहां पे water and wind एक कैरिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और टॉप सॉइल को साथ में लेकर चले जाते हैं, पूरा शिफ्ट करा देते हैं उस टॉप सॉइल को. इसी प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल erosion. Soil erosion has increased dramatically in recent years due to different human activities. Excessive soil erosion leads to loss of soil which causes serious problems to plant, animal and human life. पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, ह्यूमन की अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है. इतना बढ़ चुका है कि अब वो ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ को भी खतरा पहुंचा रहा है. We need to take some immediate steps to stop this. If we don't, we will be left with very little soil and thus very few plants growing around us. Hence, our needs will not be fulfilled. अगर ऐसे ही चलता रहा, सॉइल इरोजन को हमने हमारी ही वजह से नहीं रोका, तो there will come a time जब आपका सॉइल बहुत ही ज़्यादा कम रह जाएगा. सॉइल कम रहेगा तो आपके प्लांट्स भी कम ग्रो करेंगे, प्लांट्स कम ग्रो करेंगे तो हमें खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा. तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ही फुलफिल नहीं हो पाएंगी. सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल को बचाया कैसे जाए. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज वेरी नेसेसरी टू चेक द सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन को टाइम टू टाइम चेक करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन कंजर्व द सॉइल बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स. Number 1, we must plant more and more trees. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. The roots of trees hold the soil firmly together and prevent them from getting eroded. Trees act as a barrier against the force of wind.
क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो जो रूट्स होती हैं आपकी ट्रीज की या प्लांट्स की, दे एक्ट एज द एजेंट्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन, क्योंकि एक साथ मिट्टी को बांध के रखती हैं। हवा भी अगर ज़्यादा तेज चलेगी लेकिन आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी सॉइल एक ही जगह पे रूट से चिपक कर रहेगी, तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है। Second, we should not cut the trees unnecessary. New trees should be planted to replace the ones which are cut down unnecessarily, यानी कि अगर जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसे अभी के अभी रोक दीजिए, और जहां पर भी आपने पेड़ अगर अपनी जरूरत के लिए भी काटा है तो वहां पर नए पौधे जल्द से जल्द लगा दीजिए। नंबर 3, वी शुड स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जो गाय भैंसों को चराने के लिए बस छोड़ दिया जाता है और पूरे के पूरे लैंड सरफेस को वो काउज एंड बफेलोज खराब कर देते हैं अननेसेसरीली। तो ज्यादा ग्रेज मत कराइए, जितनी जरूरत है, जितना पैच ऑफ लैंड पे आपके गाय या भैंसों का पेट भर सकता है वहीं पर करवाइए, ओवर मत करवाइए। Because of this, topsoil becomes loose and easily blown away or washed away. इसी की वजह से जो आपका टॉप सॉइल होता है वो लाइट अप हो जाता है, लूज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हल्की सी भी हवा चलेगी तो टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगा। Number 4, crops should be grown in rotation. The same crop should not be grown year after year. This will prevent the same nutrients from being used year after year and maintain the fertility of the soil. क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है अगर आज किसी पैच ऑफ लैंड में आपने वीट ग्रो करा है तो उसके बाद दोबारा से उसमें वीट ना ग्रो करके कोई और क्रॉप को ग्रो करिए, ताकि उसके जो मिनरल्स हैं वो सारे क्रॉप्स को मिलते रहें और मिनरल्स रिटेन भी होते रहे। Number 5, flood is one of the main factors of soil erosion. If we construct dams to control floods, then soil erosion can be prevented. तो एक प्राइम रीजन सॉइल इरोजन का फ्लड्स भी है, यानी कि बाढ़। तो अलग अलग जगहों पर अगर आप डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो ये जो फ्लडेड वाटर आता है ये डैम्स में आके कलेक्ट हो जाएगा, एंड हेंस वी कैन स्टॉप द सॉइल फ्रॉम इरोडिंग। Number 6, building embankments on river banks prevents soil from being eroded by floods. These prevents damage to crop. मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। Number 6, building embankments on river banks prevents soil from being eroded by floods. This prevents damage to crops and soil. यानी कि आपके जो नदी के किनारे होते हैं, रिवर बैंक्स होता है, उसमें अगर आप एम्बैंकमेंट्स यानी कि बीच में कोई एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देंगे या थोड़ी सी भी कर देंगे जिससे कि पानी आपका इधर की तरफ ना आए, लैंड या सॉइल की तरफ ना आए, तो उससे भी आप क्रॉप्स को और आसपास के लैंड को इरोड होने से बचा सकते हैं। Number 7, on the hills we can prevent soil erosion by making terraces along the slopes. This reduces the force with which water comes down the slope and thereby prevents soil from being washed away. तो माउंटेनियस रीजन्स पे आप ये कर सकते हैं कि आप टेरेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, तो आपका वाटर जिस प्रेशर से आता है वो इन स्लोप्स की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि आपका सॉइल इरोजन कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। The method of practicing farming by making terraces on the hillside is known as terrace farming. तो यही जो आपकी हिल साइड्स पे फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है जहां पे आपका हिल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, इसे कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। Activity. Number the steps of soil formation in the correct sequence. With the passage of time, cracks get bigger and bigger, the sand gets mixed with humus and forms soil. The hard rocks present on the surface of the earth are heated up by the sun and cooled down by rain and wind. Due to this constant heating and cooling, they develop cracks. When the pieces of rocks rub against each other, they further break into very tiny particles, forming pebbles, gravel, and finally sand. As a result, the rocks break up into small pieces. They are then carried away by wind and water. तो अभी हमने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक्चुअल में सॉइल की फॉर्मेशन किन सारे प्रोसेसेस से होती है। ये आपको वही प्रोसेसेस गिवन है, आपको इनको सही सीक्वेंस में नंबरिंग करनी है कि सबसे पहले क्या होता है और उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है। Keep in mind, microbes, tiny living things, especially one that cause diseases. Humus, remains of dead plants and animals in soil. Weathering, breaking down of rocks into smaller pieces by heat, wind and water. Gravel, small stones present in the soil. Soil erosion, the process in which the topsoil of an area is carried away by physical sources. Soil conservation, the prevention of loss of the topmost layer of the soil from
इरोजन। तो आपके माइक्रोब्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली जो जिनसे डिजीजेस हो सकती हैं, आपको बीमारियां हो सकती हैं। हमस आपका वो सब्सटेंस होता है जो सॉइल में ही प्लांट्स का और एनिमल्स का डेड रिमेन रह जाता है। वेदरिंग इज द प्रोसेस, जो आपके रॉक्स विद टाइम, रॉक्स एंड मिनरल्स वेदर करते रहते हैं, उसके बाद आपकी सॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस वेयर इन आपका पानी और विंड कैरिंग फैक्टर या कैरिंग एजेंट की तरह काम करता है, टॉप मोस्ट सॉइल को कैरी अवे करके ले जाता है और जिससे कि सॉइल इरोजन हो जाती है। रैप इट अप। The soft surface and the uppermost layer of Earth's crust is soil. Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. The uppermost layer of the soil is called topsoil. The layer of the soil that lies below the topsoil is called as the subsoil. Excessive soil erosion leads to loss of soil, which causes serious problems to plant, animal, and human life. Conservation of soil is very necessary to check the soil erosion. Flood is one of the main factors of soil erosion. Building embankments on river banks prevents soil from being eroded by floods. The method of practicing farming by making terraces on the hillside is known as टेरेस फार्मिंग। तो आपका जो सॉइल या अर्थ की लेयरिंग की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, सॉफ्ट सी होती है, उसे टॉप सॉइल कहा जाता है। उसके बाद आपका सब सॉइल आता है, देन कम्स योर बेड रॉक। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं आपकी 1 सेंटीमीटर जितनी सॉइल को फॉर्म होने के लिए, विच हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है और सॉइल को कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।